welcome to Acadexcel. Myself Dipali and I am your biology educator. कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सभी बहुत ठीक होंगे, काफी अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए बच्चों, एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चे जेनेटिक्स की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है? तो तैयार हो जाओ, पूरी तरीके से सेट हो जाओ कि अब तुम लोग पढ़ने जा रहे हो जेनेटिक्स, बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बायोलॉजी, हाँ मैं बायोलॉजी ही बोलना चाहती हूँ, नीट को स्पेसिफाई या क्लास 12 को स्पेसिफाई नहीं करके मैं बायोलॉजी ही बोलती हूँ, बिकॉज बायोलॉजी का एक ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स, दो चैप्टर को कंबाइन करके आएगी। और ये इतना बेहतरीन टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए, और महा बोरिंग टॉपिक है अगर इसको ढंग से ना पढ़ा जाए। तो ये आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से व्हाट आर वेरिएशंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस, सारी ही चीजों को हम लोग डील करेंगे, सारी ही चीजों को हम लोग समझेंगे, बड़ा आराम आराम से समझेंगे। थोड़ा सा आई नो दिस इज अ लेंदी टॉपिक, दिस इज अ लेंदी चैप्टर, बट स्टिल मुझे तुम लोगों के पे पूरा भरोसा है कि तुम लोग ढंग से पढ़ लोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग इतने डेडिकेटेड हो जाते हो अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो डेफिनेटली तुम सक्सेस तो ले ही सकते हो, है ना? चलो ओके, तो बच्चे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, चलिए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज जेनेटिक्स, टू व्हाट वाज मेंडल्स वर्क, हु वाज मेंडल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो ये सारी चीजें, डिफाइनिंग जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, जितना भी इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो सारी चीजों को डिस्कस करना। थर्ड आ जाता है आइडेंटिफाइंग जीन्स एंड एलील्स। आज आप लोगों को काफी सारे नए टर्म्स मिलने वाले हैं बेटा, बहुत ज्यादा नए टर्म्स मिलेंगे जिसमें आप लोग ये चीजें जानोगे कि ये नए नए शब्द जो है ना, एलील, जीन, ट्रेट, कैरेक्टर्स क्या है और डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। तो ये सारी ही चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत अगर मैं एनसीईआरटी से करूं तो एनसीईआरटी ये चीज बोलती है कि भाई जेनेटिक्स एक्चुअल में क्या चीज है, या मतलब अगर मैं कहती हूँ प्रिंसिपल एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये क्या चीज है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर वेरिएशंस, ये चीज समझते हैं सबसे पहले। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब सुनना, जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस मतलब होता है, तुमने एक चीज बहुत कॉमन सुनी होगी कि यार ये तो एकदम अपने पापा जैसा है, ये तो एकदम अपनी मम्मी जैसी है, और ये इसके तो जो है हेयर टेक्सचर इसकी मम्मी जैसा है, इसकी आईज, नोज, ये सारे इसके पापा से मिलते जुलते हैं। कई बार तुमको ऐसा सुनने को, तुम कभी अपने नानी के घर जाओगे ना तो तुमको बड़ा इजीली डिटेक्ट, अच्छा आप उनके बेटे हो, आप उनकी बेटे हो, ऐसे करके आपको डिटेक्ट कर लेंगे। या आप कहीं पे भी अगर जाते हैं इन योर नोन रिलेटिव्स, तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई यू एंड योर पेरेंट्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स व्हाट दे सी, है ना? कि जो कैरेक्टर्स उनको दिख रहे हैं, कि तुम्हारा नाक, तुम्हारी आंख, तुम्हारा हेयर टेक्सचर, तुम्हारा जो पूरा फेशियल एक्सप्रेशन है, सब चीजों के बेसिस पे वो इतना करेक्ट तरीके से जस्टिफाई दे देते हैं कि हाँ यार तुम उनकी बेटी हो, तुम उनके बेटे हो, ये सारी चीजें बता देते हैं ना, बता सकते हैं ना? कैसे बता पा रहे हैं बच्चे? क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमको इनहेरिटेंस में मिले। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, कॉमन टर्म में इसको बोलते हैं, विरासत में मिले, है ना? तो तुमको अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो तुमको अपने पेरेंट्स से विरासत में मिले हैं, ठीक है? और इन्हीं को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस इज व्हाट? इनहेरिटेंस इज द बंडल ऑफ कैरेक्टर्स passes from one generation to another. One generation to अनदर, भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी चीज को तो हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? यही चीज है इनहेरिटेंस।
अब जहां पे तुम ये सुनते हो कि यार तो एकदम मम्मी जैसा दिखता है, तो एकदम पापा जैसा दिख रहा है, तो ये जब आप सुनते हो तो आप इसमें ये भी चीज देखते हो कि आप एग्जैक्ट सेम नहीं हो अपने मम्मी पापा का, है ना? यू आर नॉट एग्जैक्ट सेम ऑफ योर पेरेंट्स। ये क्यों है? क्योंकि तुम में कुछ चेंजेस है, तुम में कुछ वेरिएशन है। सो व्हाट आर वेरिएशन चिल्ड्रन? दीज आर द चेंजेस। चेंजेस होते हैं वेरिएशन, कि आप एग्जैक्ट सिमिलर किसी के नहीं हो। यू विल नॉट बी अ रेप्लिका अनटिल एंड अनलेस यू आर ट्विंस। ट्विंस का तो केस ही अलग है, ट्विंस तो मैं अभी बोल ही नहीं रही, है ना? मैं क्या बोल रही हूँ कि आप एक दूसरे के रेप्लिका नहीं हो सकते, आप में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। क्या वेरिएशन हो सकता है भाई? आप में या आपके भाई। अच्छा ये देखना, एक एक चीज समझना, तुम खड़े हो, है ना? और तुम्हारा मदर या तुम्हारे फादर, पेरेंट कोई भी खड़ा है, ठीक है? उनसे आपके अंदर काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, उनमें आपके और उनमें एग्जैक्ट सेम चीजें भी नहीं है, तो यानी कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो उनको हम कह देते हैं वेरिएशन। और ये पूरा चैप्टर तुम्हें यही चीज बताते जाएगा कि भाई क्या वेरिएशन है और क्या इनहेरिटेंस है। कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो तुम आगे लेके जा सकते हो, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तुम आगे लेके नहीं जा सकते, यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। सो वेरिएशन क्या है कि एग्जैक्ट सेम नेचर आगे नहीं बढ़ा सकती। एग्जैक्ट सेम आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती? क्योंकि भाई उसको सर्वाइबिलिटी के लिए, उसको सर्वाइवल के लिए आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल याद है डार्विन का? क्या बोला था उसने कि भाई अगर नेचर आपको सेलेक्ट करती है, दूसरी चीज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर आप कोई भी चेंज हो रहा है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एंड इफ यू आर सर्वाइविंग इन दैट कंडीशंस, तो आप सूटेबल हो उस लिविंग के लिए, आप सूटेबल हो उस कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है? तो वो चीज देखने वाली है। तो अब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक दो पॉइंटर्स जानो जो शायद एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं है, कई बार समझाए नहीं जाते, पर मैं तुमको एकदम स्क्रैप से समझा रही हूँ, प्लीज उसको थोड़ा सा समझना। ह्यूमन सेल, सेल से शुरुआत करते हैं। एक ह्यूमन सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम सबको पता है, सबसे बढ़िया आदमी, न्यूक्लियस इज व्हाट? द कंट्रोल सेंटर, है ना, ऑफ द सेल। सो हर सेल के अंदर देयर विल बी अ न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। अगर आप ऐसे सुना होगा आप लोगों ने कि भाई डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट मतलब आपके फादर में, आपकी मदर में सेम डीएनए कंटेंट रहेगा जो आपके अंदर रहेगा, सो यू बोथ हैव सेम डीएनए। आप में, आपके चाइल्ड में सेम डीएनए रहेगा, उसके चाइल्ड में उसमें सेम डीएनए रहेगा, तो ये हेरिडिटरी या ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने वाली चीज है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, यही डीएनए का सीक्वेंस। अब ये डीएनए क्या करता है बच्चे? ये डीएनए तो रहता ही है, बट इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके। सो ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और उसके साथ साथ ये आ जाता है हमारे पास डीएनए। अब बेटा होता क्या है ना कि ये डीएनए धागे जैसा स्ट्रक्चर है ना? और ये धागा जो होगा ये पूरी तरीके से रैप कर जाता है किसके ऊपर? इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हालांकि ये चीज तुमको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में और डिटेल में समझाई जाएगी, बट उससे पहले मैं ये चाहती हूँ तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज तो हो एटलीस्ट, कि तुम डीएनए को पहचानो, तुम जीन को पहचानो, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टोन प्रोटीन क्या होता है ना? डीएनए होता है बेटा अपने पास नेगेटिवली चार्ज। डीएनए के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है। अब सोच के देखो कि इसके ऊपर मैं कह रही हूँ धागे की तरह लपेट जाता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, यानी हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इनकी कंडीशन देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में पता है किस तरीके से बंधे हुए रहते हैं? ये आपका हिस्टोन प्रोटीन और इसके ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे लगा हुआ रहता है।
समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से डीएनए ने क्या किया, अपने आप को पूरी तरीके से उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बांध लिया। दिस ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं। हुआ क्या है कि एक आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ने अपने आप को रैप कर लिया, और डीएनए अपने आप को इतना टाइटली रैप कर लेता है। पहले तो क्या है, एक एक हिस्टोन प्रोटीन है, फिर से एक और हिस्टोन, एक ही थोड़ा ना होता है, एक और हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे एक और हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या करेंगे, आपस में मिल मिल के सारे डीएनए को रैप करवा लेंगे पूरी तरीके से। डीएनए जो होगा इन प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर जाएगा, ठीक है। और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन क्रोमेटिन थ्रेड, ओके। अब ये क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या करते हैं, तुमने देखा है एक धागा एक धागा एक धागा, धागा 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 मिलके ना एक ऊन का बॉल बना लेता है ना। कभी अगर सीविंग वगैरह देखी हो तो उसमें ना बहुत सारे धागे धागे होते हैं, और वो एक पूरा का पूरा एक ऊन का बंडल बना लेता है, एक वूल का बंडल बना लेता है। तो वो एक्चुअल में बॉल ऑफ वो वूल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो इन धागों की ही बनी हुई होती है। यहाँ भी यही चीज होती है बेटा, जब बहुत सारे धागे आपस में मिल जाते हैं ना, यानी बहुत सारे जब हिस्टोन प्रोटीन कुछ इस तरीके से आके मर्ज होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं, और इनके ऊपर डीएनए रैप्ड है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हमको बाद में जाके कुछ ऐसा दिखता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे बेटा इस स्ट्रक्चर को हम? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमो, संधि विच्छेद भी करते जाएंगे साथ में, है ना। क्रोमो मतलब होता है कलर, और सोम मतलब होता है बॉडी। सो दीज आर कलर्ड बॉडी व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं ना, कलर्ड बॉडी है ये, ऐसे ना कलरफुल दिख जाता है, स्टेन पकड़ लेता है बहुत आराम से, तो ये कलर्ड बॉडी होता है, और इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? इतना बेसिक समझ में आया? हुआ क्या, एक बार वापस समझना। सेल है, ह्यूमन एनिमल सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा डीएनए, है ना, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। अभी शब्द जो है मे बी कई बच्चों के लिए नए होंगे। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागे बेटा कनेक्टेड है ना, ऐसे करके हेलिकल बनाए हुए रहते हैं, ऐसे टिंग 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 टिंग। ओके, सो ये पूरा इतनी टाइटली पैक्ड रहते हैं, मतलब धागा 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 है, ये आपस में जुड़ते जाएंगे और एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, यानी कलर्ड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक। अब इस क्रोमोसोम को भी ना एक बार थोड़ा सा देखना कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये होती है क्रोमोसोम, ठीक है। थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाती हूँ मैं, ताकि आपको इजीली रहेगा। थोड़ा ना लैंडस्केप करके नोट्स बनाना बच्चे, ठीक है। तो लैंडस्केप करके जब तुम नोट्स बनाओगे ना, तो ये जैसे पूरा हो जाएगा, इसके बाद उसी वहीं पे ही मार्क कर सकते हो तुम लोग। तो नया डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं पे ही मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये जो ऊपर के हैंड होते हैं ना बेटा, ये ऊपर नीचे के जो इसके हैंड है, दो हाथ है ऐसा समझना, ये जो दो आर्म्स है, इनको हम कहते हैं टीलोमेयर्स। अपर वाले आर्म को कहते हैं पी आर्म, और लोअर वाले को कहते हैं क्यू आर्म, और दोनों ही आर्म्स को हम नाम देते हैं टीलोमेयर्स। टीलोमेयर, टीलोमेयर, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ, ये टीलोमेयर जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जहां ज्वाइन हो रहे हैं, जहां कंबाइन हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं, लेट मी मार्क दिस विथ अ डिफरेंट पेन। ओके, ग्रीन विजिबल है ना। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। तो ये हो गए टीलोमेयर, हाथों को कहते हैं, आर्म को कहते हैं टीलोमेयर, और बीच में जो स्ट्रक्चर है जो ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों टीलोमेयर्स को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम कहेंगे सेंट्रोमेयर, सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। अब पी आर्म क्यों बोला और क्यू आर्म क्यों बोला, स्पेसिफिकली इफ आई गो, पी आर्म बेटा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत कॉमन वर्ड है पिटीट, अगर किसी को पता हो तो। पिटीट मतलब होता है स्मॉल, पिटीट मतलब छोटा,
ठीक है। यूजुअली ये जो पी आर्म होता है ये यूजुअली स्लाइटली थोड़ा छोटा होता है क्यू आर्म से। इट इज वेरी रेयर कि ये दोनों बराबर होते हैं, बट बराबर भी होते हैं मेटासेंट्रिक पोजीशन वाले टाइप पे। बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो मैम, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे नहीं आ रहा? तुमने ये चीज 11th में पढ़ी है ऑलरेडी सेल के अंदर, है ना? ये चीज तुमने सेल में पढ़ी है, याद करो थोड़ा। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक पोजीशंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ऐसा पढ़ाया था ना। ये होता है सेम इक्वल साइज, अगर ये दोनों की रहेगी तो मेटासेंट्रिक। ये एक छोटा एक बड़ा रहेगा तो सब मेटासेंट्रिक। एक बहुत छोटा एक बड़ा रहेगा तो एक्रोसेंट्रिक, और एक रहेगा ही नहीं और एक बड़ा रहेगा तो टीलोसेंट्रिक। ये पोजीशंस याद आई थोड़ा थोड़ा सा? है थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद आती है ना तुम लोगों को, गजनी बन के बैठ जाते हो पूरी तरीके से। चलो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोलता है ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है क्रोमोसोम का। अब क्या होता है ना बच्चे कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर एक छोटा सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, उसको हम कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं उसको? जीन। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ, सुनना ध्यान से, क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि इस क्रोमोसोम के अंदर एक सेगमेंट होगा जिसको हम नाम दे दें जीन? बोलिए, कैन आई से दिस थिंग? कैन आई से दिस थिंग? क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए से ही तो बना है। डीएनए से ही तो बना है। मैं ये कह रही हूं कि डीएनए के एक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। डीएनए के एक छोटे से हिस्से को, इस सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। सो व्हाट इज जीन? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट है जीन। ठीक है। अब मैं यही चीज उस क्रोमोसोम में बना दी। ये ले, डीएनए इससे ही तो डीएनए से ही तो डीएनए कंबाइन हुआ। डीएनए कंबाइन हुआ तो उसने क्रोमोसोम बनाया, है ना? उस क्रोमोसोम के एक जरा से हिस्से को, एक सेगमेंट को मैंने जीन नाम दे दिया। कोई गलत काम किया? सेगमेंट ऑफ डीएनए, व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक है। अब इसको अगर मैं जीन कहती हूं, इस जीन के टाइप्स होते हैं, टाइप्स और वेरिएंट्स ऑफ जीन। वेरिएंट्स ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? वेरिएंट्स ऑफ जीन्स को हम कहते हैं एलील्स। अभी ये शब्द जब आएंगे ना तो तुम अब घबराओगे नहीं। सुनना ध्यान से, तुम अब नहीं घबराओगे कि मैम क्या था जीन, क्या है वेरिएंट्स, क्या है एलील्स। अब तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। एक बार वापस सुनना दास्तां क्या हुई। मैं ये कह रही हूं कि ये डीएनए स्ट्रैंड है पूरा। इस डीएनए स्ट्रैंड पे जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन आ जाता है वो इसके ऊपर रैप कर जाता है पूरी तरीके से। ठीक है। जैसे ही वो इसके ऊपर पूरी तरीके से रैप कर जाता है तो यहाँ मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के आता है जिसको हम नाम देंगे क्या? क्रोमोसोम। जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा जी? क्रोमोसोम। ठीक है। अब इस क्रोमोसोम का एक सेक्शन, एक हिस्सा, उसको क्या बोला जाता है? जीन। सो व्हाट इज जीन? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डीएनए से ही तो ये क्रोमोसोम बना है तो मैं सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी तो बोल सकती हूँ। ठीक है। अब ये जीन क्या करेगा? ये जीन के वेरिएंट्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स को हम क्या नाम देते हैं? एलील्स। ओके। ये जीन क्या कंट्रोल कर रहे हैं? ये जीन क्या कंट्रोल करता है? ये जीन कंट्रोल करता है बेटा कैरेक्टर्स। ये जीन क्या करता है? कंट्रोल्स दी controls the characters। अब सुनना, ये जीन क्या काम कर रहा है? द जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा? कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं तुम्हारे पास। कैरेक्टर्स जैसे कि आई कलर, जैसे कि हेयर टेक्सचर। ठीक है। हेयर टेक्सचर, आई कलर, हाइट, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाते हैं? कैरेक्टर्स। एवरी ह्यूमन हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके। नाउ इफ दिस कंट्रोल द कैरेक्टर्स, अब इसको ध्यान से एक एग्जांपल से समझना। हुआ क्या कि जीन है एक डीएनए का सेगमेंट। ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। एक पेज पे और लिख देती हूँ, इस डीएनए का बहुत छोटा सा एक टुकड़ा, दिस छोटा सा सेगमेंट इज कॉल्ड जीन।
है ना। अब ये जीन क्या काम करता है बेटा, ये जीन करता है, अगर मैं बात करती हूँ, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करने बैठा है, ये कंट्रोल दी कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, अभी मैंने बताया आई कलर, एग्जाम्पल आ जाता है अपने पास आई कलर, है ना। दूसरा हाइट, तीसरा हेयर टेक्सचर। और एक एक चीज को समझना। अब हुआ क्या कि अगर मैं बोलती हूँ जीन ये कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर्स, अब कैरेक्टर्स भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करती हूँ, तो कैरेक्टर्स ना मुझे अलग अलग लोगों में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ आई कलर की, तो आई कलर मुझे बेटा कितने तरीके का मिल सकता है, आई कलर मुझे कितने तरीके का मिल सकता है, मुझे ब्लू कलर का आई कलर मिल सकता है ना, मुझे ग्रे कलर का आई कलर मिल सकता है, मुझे ब्लैक कलर का आई कलर मिल सकता है, मुझे ब्राउन कलर का आई कलर मिल सकता है, और भी सोच लो, हरे वरे सारे होते हैं आई कलर, है ना। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बहुत सुंदर सुंदर आई कलर्स होते हैं। तो ये जितने आई कलर के टाइप है, यानी आई कलर तो क्या हो गया, एक कैरेक्टर। और उस कैरेक्टर के जब मैं टाइप्स की बात कर देती हूँ, सुनना, जब मैं इस कैरेक्टर के टाइप्स की बात कर देती हूँ, टाइप्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, टाइप्स या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, टाइप्स और वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर्स, टाइप्स और वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ट्रेट्स। अब ये नाम भी तुमने सुना है ना, ट्रेट्स भी तुम सुनते हो। तो ट्रेट्स क्या हुआ, मान लो तुमने एक शर्ट लिया, ठीक है, तुमने एक शर्ट लिया, शर्ट हो गया तुम्हारा कैरेक्टर, तुमने एक टी शर्ट लिया एंड दैट इज योर कैरेक्टर। अब टी शर्ट के तो अलग अलग कलर होते हैं, व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है, पर्पल भी होता है, हर कलर होता है, ठीक है। तो तुमने इतने सारे जब कलर देख लिए, तो वो सारे कलर क्या हो गए, उसकी वेराइटी, उसके वेरिएंट्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, है ना। और उन्हीं टाइप्स को हम कहते हैं ट्रेट्स। मैंने कैरेक्टर नहीं बदला, मैंने टी शर्ट नहीं बदली, ध्यान सुनना, ठीक है। तो मैंने टी शर्ट नहीं बदली है, मैं अब कैरेक्टर बदल देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरा कैरेक्टर ले लिया, हाइट ले लो। अब हाइट के अंदर मुझे क्या क्या दो चीजें मिल जाती है, एक तो हो सकता है टॉल हाइट, एक होगी ड्वार्फ हाइट, यही दो है, या है ना, टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, यही दो तरीके है हाइट हमको देखने को मिलती है। ये क्या हो गया बेटा जी, हाइट एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के वेराइटीज, और इनको हम कह देते हैं ट्रेट्स, ठीक। थर्ड आ जाओ हेयर टेक्सचर पे। हेयर टेक्सचर कैसा हो सकता है, ये सिल्की हो सकता है ना, कई लोगों के बाल सिल्की होते हैं, कई लोगों के बाल रफ होते हैं। ये आ गया हेयर टेक्सचर, समझ में आ रही है बात। तो हुआ क्या कि अगर मैं एक कैरेक्टर का ट्रेट लेती हूँ, उसके बहुत सारे टाइप्स लेती हूँ, तो उस कैरेक्टर के टाइप्स को हम नाम दे देंगे ट्रेट्स, उस कैरेक्टर के टाइप्स को हम नाम दे देंगे ट्रेट्स, ओके। वैसे ही सेम, अगर मैं इस जीन के बहुत सारे वेरिएंट्स लेती हूँ, वेराइटी और वेरिएंट्स ऑफ जीन, types of variants or gene is called alleles. It is called alleles. क्या है एलील्स, एलील्स मतलब हो जाता है बेटा बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन क्या हो सकता है कि कुछ जीन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है। तो कुछ जीन ऐसे हो सकते हैं जो एक्सप्रेसिव हो, जिनको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील्स, और कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा छुप जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रिसेसिव एलील्स। These are expressive and these are suppressive. Suppressive or it is not seen, it is not that much visible.
ठीक है, एक बार वापस सुनना कहानी। डीएनए का सेगमेंट दैट इज जीन, जीन कंट्रोल किसको करता है? कैरेक्टर्स को। अब तुम सुनो, अगर डीएनए तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में आ रहा है, इसका मतलब जीन्स भी तुम्हारे पेरेंट्स से आ रहे हैं। आगे ये समझ में, कनेक्ट करना सारी चीजों को। तो जीन अगर तुम्हारे पेरेंट्स से आ रहा है, यानी कुछ कैरेक्टर्स है जो तुम्हारे पेरेंट्स से आ रहे हैं, है ना। अब वो कैरेक्टर्स जो तुम्हारे पेरेंट्स से आ रहे हैं, वो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। आई कलर भी हो सकता है, हेयर टेक्सचर भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है। बोलते हैं ना, इसके मम्मी पापा दोनों ही ड्वार्फ हैं, तो ये बच्चा भी ड्वार्फ है ना। इसके मम्मी पापा दोनों बहुत टॉल टॉल हैं, तो ये बच्चा भी बहुत टॉल है ना। ऐसा ही तुमने ऐसा सुना होगा कि यार इसके मदर और फादर का जो आई कलर है, वो काफी ज्यादा इससे सिमिलर है, काफी आई टाइप जो है वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो एक्चुअल में है, क्योंकि वो जीन कंट्रोल कर रहा है भाई, वो जीन कंट्रोल कर रहा है। और जीन उसको कहाँ से मिला? उसके पेरेंट्स से ही तो मिला है। तो जीन उसको उसके पेरेंट्स से ही मिलता है, तो ये इनहेरिटेंस होता है। जब कुछ चीज आपको, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। अब यहीं पे ही कुछ चीजें ऐसे होती है जो आप एक्वायर करते हो, जो आपकी बॉडी खुद से बनाती है, और वो आपके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं से कहीं तक नहीं मिलते। उनको हम बोलते हैं वेरिएंट्स, वेरिएशंस। ठीक है, उनको हम कहते हैं वेराइटी, वेरिएशंस। तो इनहेरिटेंस समझ में आया कि भाई सारी चीजें जितनी आपके पेरेंट्स से आ रही है, आपके अंदर अगर वो चीज, वो कैरेक्टर्स ट्रैवल होते हैं, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। बंडल ऑफ कैरेक्टर्स विच आर ट्रेवल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इनहेरिटेंस। जीन समझ में आया? जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स क्या हो जाता है? जैसे आई कलर हो गया, हेयर टेक्सचर हो गया, है ना। मतलब जैसे बेसिकली तुम ऐसे समझ लो कि कैरेक्टर क्या है? टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गया, पैंट हो गई, शूज हो गए। ठीक, तो ये सारे तुमने कैरेक्टर ले लिया। अब इस कैरेक्टर के जब मैं तुमको वेरिएंट्स बोल दूंगी, वेरिएंट्स यानी क्या हो जाएगा? उस कैरेक्टर के डिफरेंट टाइप्स। मेरे पास अगर शू है, तो शू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ शूज। जैसे कि एक रेड शूज हो सकते हैं, ब्लैक शूज हो सकते हैं, ब्लू शूज हो सकते हैं, येलो शूज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास ट्रेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज ट्रेट्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील्स। एलील्स में डोमिनेंट एलील्स आर ऑलवेज एक्सप्रेसिव, वो आपको दिखेंगे, जबकि रेसेसिव एलील्स जो होंगे बेटा जी छुप जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, अब डोमिनेंट और रेसेसिव के अंदर झोल समझना। ये समझ में आई गाथा? आई होप दिस मच इज प्रेटी क्लियर, है ना। ट्रेट्स वर्ड कई बार यूज होगा आगे चल के, तो प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे इतने महान होते होते हैं कि वो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को मिक्स कर देते हैं, यार जो कैरेक्टर था वही तो ट्रेट है। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस लाइज हेयर, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस आप कह सकते हो, बट उतना ही मेजर डिफरेंस है ना। बहुत स्लाइट डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। ये क्या हो गया यार, जूता तो जूता ही होता है ना। पर एक आप बोलो कि नहीं यार, लाल रंग का जूता तो नहीं होता। तो मतलब बता रही हूँ मैं वैसा कि कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स जो हो गए, वो कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हैं। और वेरिएंट्स जो हैं, अब देखो, आई कलर सबके अंदर है, कैरेक्टर सबके पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी, इसके जो जितने लोग होते हैं सबके पास कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। पर मेरे पास ब्लैक कलर का आई कलर है ना। आपके पास मे बी ब्लू कलर का हो, किसी के पास ब्राउन कलर का हो, किसी के पास रेड कलर का हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई कलर है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, कैरेक्टर्स सबके पास है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स बोल देते हैं, जो हमको एक दूसरे से अलग बना रहे हैं, है ना, जो हम में सब में सेम नहीं होंगे। सेम वैसे ही अगर मैं बोल रही हूँ हम सब में जीन है, तो ऑफ कोर्स है, वो हमारे पेरेंट्स से ट्रैवल होके हम में आया है ना। तो जीन हम सब में है, पर वो जीन भी सब में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हुआ है, सब में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हुआ है। तुम अपने खुद के भाई बहनों में देख लो, कभी तुम ऐसा देख के देखना, कभी कभार डिफरेंस पता लगेगा तुमको कि यार ये तो मेरा भाई तो इतना लंबा है, भाई चलो छोड़ो, बहन, बहन का ही ले लो, है ना। नहीं तो तुम बोलोगे नहीं मैम, लड़का है वो तो वो नहीं बोल रही, ठीक है। तो वो हार्मोनल इफेक्ट आ जाता है, वो अलग चीज बोल रहे हैं। अभी मैं नॉर्मल ये चीज बोल रही हूँ, मान लीजिए आपके अगर पेरेंट्स हैं, और अगर आप हाइट डिफरेंस का अगर हम बात करते हैं, तो तुमको ऐसा लगता है कि यार मेरी बहन तो बड़ी लंबी है, मेरी थोड़ी हाइट छोटी रह गई, वो क्यों रह गई?
जीन तो हम दोनों के पास पापा मम्मी के ही है, तो फिर पापा की हाइट जो है वो मेरी बहन को मिल गई, मेरे को मेरी मम्मी की हाइट मिल गई, मैं तो छोटी रही। तो ये दिक्कत है। ये क्यों है? क्योंकि वो जीन है। अब ये जीन आप दोनों में है, बस फर्क इतना है कि आपकी बहन के अंदर डोमिनेंट जीन है जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, वहीं आप में रेसेसिव ट्रेट है जो कि एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, है ना, छुप गया। आपकी हाइट जो है वो टॉल होने की बजाय ड्वार्फ दिख रही है ना। तो हाइट का जो ट्रेट है आप में ड्वार्फनेस का ट्रेट आ गया, रेसेसिव ट्रेट आ गया। समझ रहे हो ये बात? तो यही सारी चीजें होती है। तो जीन तो दोनों में ही था, पर उस जीन के वेराइटी वेरिएंट्स कि भाई वो टॉल भी हो सकता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है, ये जो वेराइटी है इसको हम कहते हैं एलील्स। क्लियर? चलिए अब इसकी अगली बात करते हैं, एक बार डोमिनेंट और रिसेसिव को भी समझ लो। डोमिनेंट मतलब जो कि एक्सप्रेस होगा, वेल एक्सप्रेस, ठीक है। और रेसेसिव मतलब विल नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, नो, ठीक है, छुप गया। नॉट एक्सप्रेस मतलब छुप गया है। जैसे कि पेड़ के केस में दिखाया था मेंडल अंकल ने, अभी अपन मेंडल अंकल को भी जानेंगे, पर फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। एक बड़ा पेड़, एक छोटा पेड़, ठीक है, एक टॉल ट्री और एक ड्वार्फ ट्री। डोमिनेंट वाले को एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट का ही ट्रेट मानूं, तो हाइट किस तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है बेटा? हाइट, हाइट को एक्सप्रेस करने के लिए एक लेटर दे रखा है टी, है ना। तो टॉलनेस को एक्सप्रेस हम कैपिटल टी से करते हैं, वहीं पे ड्वार्फनेस को, हाइट ये हो गया अपने पास टॉलनेस, वहीं अगर मैं बात करती हूं यहाँ पे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर एग्जाम्पल वही सेम हाइट का ले लो, अब यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल टी से दिखा देते हैं, ये हो गया है ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ। क्लियर? ओके। अब डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स मेरे पास दो तरीके के जीन्स आ जाते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए पेरेंट प्योर टाइप का है, प्योर टाइप यानी प्योर मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये रिप्रेजेंट होता है मेल से, ये होता है फीमेल से, ठीक है। और अगर मैं पेड़ों का ही केस बता रही हूँ अभी, ठीक है, तो लेट्स से ये एक पेरेंट, पेरेंट वन पेरेंट टू ऐसे ले लो। पेरेंट वन जो है ये टॉल ट्रेट एग्जिबिट करता है, प्योर प्योर टॉल ट्रेट एग्जिबिट करता है। और जो पेरेंट टू है वो प्योर डुऑफ ट्रेट एग्जिबिट करती है। एक पेरेंट जो प्रॉपर टॉल टॉल ट्रेट एग्जिबिट करेगा, और दूसरा पेरेंट जो कि ड्वार्फ ट्रेट एग्जिबिट करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, तो मुझे कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मुझे कॉम्बिनेशन ये मिलेगा, मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा एक, है ना। ये चीज मुझे मिलती है, और यही चीज मेंडल अंकल को भी मिली ना। मेंडल कौन था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा जी मेंडल वो थे जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया था। अभी हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो मेंडल अंकल आएंगे। मेंडल ने ही सबसे पहले, ही वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने ही ये सारी चीजें बताई थी। उन्होंने पी प्लांट पे परफॉर्म किया था कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जिससे उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी कि ट्रेट्स, कैरेक्टर्स एक्चुअल में जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो वो ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स एंड टू से ऑल दीज थिंग्स। ओके, चलिए अब मेरे पास एक आ जाता है ये। अब दूसरा मैंने सेम पेरेंट लिया है, ठीक है, सेम ऐसा ही एक और पेरेंट ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया,
दोनों ही पेरेंट टॉल हैं और इनको जब मैंने क्रॉस करवाया तो मेरे पास जो प्रोजेनी आई वो आई टॉलनेस की। आई कि नहीं आई? टॉलनेस की प्रोजेनी आई। ठीक है, इसको हम कहते हैं। और सेम अगर मैं थर्ड टाइप ले लेती हूं जिसमें मैंने एक ड्वार्फ पेरेंट ले लिया, दूसरा भी ड्वार्फ पेरेंट ले लिया, और जो मेरे पास प्रोजेनी आई वो आई ड्वार्फनेस की। अब सुनना, यहाँ क्या चीज हो गई बेटा, ऐसी कंडीशन को ऐसी कंडीशन को जब हमारे पास सेम तरीके के ट्रेट्स, सेम तरीके के एलील्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर तुम देखो तो दोनों एलील्स सेम है ना, दोनों ही टॉल यानी डोमिनेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही चीजें डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे दोनों ही चीजें डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एलील्स, इस टाइम पे इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, क्योंकि दोनों ही ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही पेरेंट स्मॉल स्मॉल है ना, तो दोनों ही ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। इसको बोल दो होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो मैम फिर ये क्या है? ये तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। इसको हम बोलेंगे बेटा हेटेरोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या हो जाती है, जब आपके पास दोनों ही एलील्स अलग अलग, अलग अलग यानी एक टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन बोथ द एलील्स आर डिफरेंट, व्हेन both alleles are different, when both alleles are सेम। सेम क्या हो सकते हैं बेटा जी, या तो ये दोनों ही डोमिनेंट होंगे या दोनों ही रेसेसिव होंगे। ठीक है, तो हम एक वर्ड यूज करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, जब दोनों ही एलील्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, सेम। और अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ होमोजाइगस रिसेसिव, होमो मतलब होता है सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमो मीन्स सेम। और अगर मैं हेट्रो का मतलब जानूं तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट। यहाँ डिफरेंट जीन आ जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास सेम, और सॉरी डिफरेंट एलील्स आ जाते हैं, यहाँ मेरे पास सेम एलील्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि किस तरीके से अगर कोई पेरेंट है उसके हिसाब से जो जाइगोट होगा वो कैसा एक्सप्रेस होगा। क्लियर? अब क्या होता है कि यार मुझे ये कैपिटल टी, अब मैं हर बार ये थोड़ा ना बोलने बैठूंगी कैपिटल टी, मुझे इसका जेनेटिक मेकअप है ये तो कैपिटल टी, तो ये मुझे दिखेगा कैसे, ये मुझे विजिबल कैसे होगा? देखो एक और दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ phenotype, सुनना, ये क्या बोल रहा है कि लेट्स से तुमने एक पेड़ देखा, है ना, अब जब तुम इस पेड़ को देखोगे तो तुमको पता लग रहा है अरे यार इतना बड़ा पेड़ है ये तो मुझे जो दिख रही है ना चीज, द थिंग्स, द कैरेक्टर्स विच आर विजिबल, द कैरेक्टर्स विच आर विजिबल, जो कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, है ना, जो चीजें मुझे दिख रही है उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो चीज आपको विजिबल है, जो चीज आपको आराम से दिख रही है। सेकंड आ जाता है कि जो जेनेटिक मेकअप है, और जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। यानी अगर मैं तुमको एक प्लांट देती हूं और मैं अगर कह रही हूं कि इसका फिनोटाइप जो है वो टॉलनेस है, ठीक है, तो तुम इजीली इस चीज को बता सकते हो। देखना फिनोटाइप अगर टॉल होगा, फिनोटाइप यानी मुझे जो फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है,
जो चीज मुझे विजिबल है, जो चीज एक्सप्रेसिबल है ना, जो चीज मुझे विजिबल है, तो मुझे ये दिख रहा है कि यार ये प्लांट जो है वो टॉल प्लांट है। ठीक, वो प्लांट कैसा है, टॉल प्लांट है, तो दिस इज अ फिनोटाइप। पर उसका जेनेटिक मेकअप कैसा हो सकता है, जेनेटिक मेकअप यानी उसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है बेटा, उसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है, वो कैपिटल टी भी हो सकता है ना, और दूसरा क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अब तुम लोग सोचोगे मैम ये कैसे हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल कैसे दिखेगा, बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल क्यों नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक एलील डोमिनेंट है। और जहां मैं बात कर रही हूं कि जब एक डोमिनेंट एलील आ जाता है, जहां पे एक डोमिनेंट एलील आ जाएगा तो वो रेसेसिव वाले को छुपा देगा, है ना। ये चीज मेंडल अंकल ने की थी। क्या किया मेंडल ने, दो ट्रीज को क्रॉस करवाया, ठीक है, दो ऐसे ट्रीज को क्रॉस करवाया जिसमें एक ट्री जो था वो तो बहुत ज्यादा टॉल था, एक ट्री वॉज टॉल एंड एक ट्री वॉज ड्वार्फ। चलो मैं यहाँ ये जो बनाया हुआ है इसी को कर देते हैं, दिस वॉज टॉल ट्री, और इसी के पास में मैं एक छोटा एक और बना रही हूँ, ये था ड्वार्फ। तो मेंडल ने क्या किया, इन दोनों को जब क्रॉस करवाया, ये प्योर ब्रीड ली थी बेटा, है ना, प्योर ब्रीड ली थी, हाइब्रिड नहीं है, प्योर ब्रीड है। प्योर यानी ये कैपिटल टी है और यहाँ ये स्मॉल टी है। तो यार मेंडल अंकल ने बोला मैंने एक कैपिटल टी लिया है, एक पेरेंट स्मॉल टी लिया है, तो यार अगर मैं इन दोनों को मिक्स करा देता हूँ, इनका फ्यूजन करा देता हूँ, तो मेरे पास तो मीडियम साइज पौधे बन जाएंगे। तुम में से कितने ही बच्चे ये चीज सोच रहे होंगे कि यार अगर इन दोनों को मिक्स करा दिया जाए तो मस्त हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा मीडियम साइज पौधे का, जो दोनों ही नहीं होगा, है ना, एक बड़ा भी नहीं है छोटा सा भी नहीं है, वो मीडियम है। कॉम्बिनेशन हम यही तो होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है। पर ऐसा नहीं हुआ। मेंडल वॉज ऑल्सो शॉक्ड, और मेंडल इतना सरप्राइज हो गया कि भाई ये क्या चीज हुई। तो उसको समझ में ये बात आई फिर बाद में कि यहाँ पे जो पेड़ बना दैट वॉज टॉल, यहाँ पे जो पेड़ बना वो कैसा पेड़ बना बेटा जी, टॉल ही पेड़ बना। क्यों बना टॉल पेड़, देखो यहाँ एक टॉल और एक ड्वार्फ को जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे उनके पास लिखा हुआ तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसका जेनेटिक मेकअप तो कैसा था, हेट्रोजाइगस कंडीशन का, बट इसका फिनोटाइप कैसा था, डोमिनेंट कंडीशन का। यानी अगर मेरे पास ऐसी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है, कैसी कंडीशन आ रही है बेटा, हेट्रोजाइगस, अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है, इस कंडीशन के अंदर मेरे पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करती हूँ फिनोटाइप की, तो वो हमेशा एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, हमेशा मुझे क्या दिखेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्यों हो ये, यार तुम खुद ही सोच के देखो, तुम जा रहे हो रास्ते से ही, है ना, और तुमने ऐसा देखा कि यार एक एक तो बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत छोटा सा पेड़ है, तुम्हें दूर से कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। या फिर एक और एग्जांपल, तुमने एक तो ब्लैक कलर लिया, एक तुमने व्हाइट कलर लिया, है ना, जब तुम उन दोनों को इक्वल रेशियो के अंदर एक पैलेट के अंदर डालते हो और उनको मिक्स करते हो, तो तुम्हें कौन सा कलर मिलेगा। अब काफी बच्चे कहेंगे ग्रे, बेटा मैं कह रही हूँ इक्वल अमाउंट में लेना है, इक्वल अमाउंट में। ग्रे तब बनता है जब मैं व्हाइट को ज्यादा अमाउंट में लेती हूँ, ठीक है, ग्रे तब बनेगा जब मुझे व्हाइट ज्यादा लूंगी मैं, है ना। अभी क्या बनेगा, अगर मैं दोनों इक्वल लूंगी तो मेरे को ब्लैक ही दिखेगा। क्यों ब्लैक दिखेगा, साफ बात है मैम, ब्लैक डोमिनेंट है, ब्लैक हर बार ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है ना। मुझे ग्रे क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने व्हाइट इक्वल क्वांटिटी में डाला है, ज्यादा डालती तो ग्रे दिखता। समझ रहे हो बात, तो यानी मुझे दिख क्या चीज रही है, हालांकि मैंने डाली तो दोनों है, मैंने ग्रे भी डाला है, मैंने ब्लैक भी सॉरी मैंने व्हाइट भी डाला है, मैंने ब्लैक भी डाला है, दोनों इक्वल अमाउंट में डाला है, मुझे दिखेगा क्या, सिर्फ ब्लैक। क्यों ऐसा, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वही एक्सप्रेस होगा, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, टॉलनेस भी है वॉफनेस भी है, पर मुझे दिख क्या रहा है प्रोजेनी के अंदर, सिर्फ टॉल। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक है। अगर मैं उसका जेनेटिक मेकअप देखूं तो मुझे दोनों चीजें विजिबल है, मुझे दोनों ही तरीके के एलील्स विजिबल हैं।
पर अगर मैं उसका फिनोटाइप देखूं, उसका फिजिकल कॉम्बिनेशन देखूं, अगर उसका एक्सप्रेसिबल कैरेक्टर देखूं, तो मुझे सिर्फ टॉलनेस दिखेगा। क्लियर है ये चीज? समझ ला एवरीवन? So phenotype is the characters or the thing which is being expressed, जो आपको दिख रही है। जीनोटाइप इज उस चीज का जेनेटिक मेकअप कैसा होगा। ठीक, चल। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज इसको यहां लिख लो, ये प्योर, और यहाँ ये हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब हो जाता है बेटा दो डिफरेंट पेरेंट है ना, एक टॉल पेरेंट है, एक ड्वार्फ पेरेंट है, तो मेरे पास दो डिफरेंट पेरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड यानी सेम लाइन चल रही है, टॉल टॉल है या ड्वार्फ ड्वार्फ है, तो ये प्योर ब्रीड है। ठीक, यहाँ पे ये वेराइटी है, हाइब्रिड ब्रीड है। हाइब्रिड मतलब चेंजेस हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स हमको दिख भी रहा है चेंज, जेनेटिक मेकअप में इनको चेंज दिख रहा है ना। क्लियर है ये चीज? और प्योर के अंदर मुझे कोई चेंज नहीं दिखेगा, प्योर मुझे सेम ही दिखेगा, प्योर मुझे नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। ठीक है, हाइब्रिड और प्योर का बेस्ट एग्जांपल होता है म्यूल। म्यूल के बारे में अगर तुम लोगों ने सुना हो तो, जैसा एक होता है म्यूल मतलब खच्चर, है ना। तो म्यूल क्या होता है बेटा, वो गधा और घोड़े का हाइब्रिड है। म्यूल इज अ हाइब्रिड। तो म्यूल आप लोगों ने सुना होगा। हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं कई सारे, तो हाइब्रिड्स मतलब दो डिफरेंट पेरेंट्स को मिला दिया है। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट इज प्योर ब्रीड, सिंगल पेरेंट इज प्योर ब्रीड, मिक्स कर दिया अगर अलग अलग पेरेंट्स को तो वो हो गया हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइब्रिड, जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है प्योर ब्रीड के अंदर। क्लियर? चलिए चलिए, अब थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, काफी टाइम से हम लोग खुद ही पढ़े जा रहे हैं। बच्चों देखो, मैंने तुमको इसीलिए थोड़ा सा आई नो कि मैम आप काफी टर्म्स बता रहे हो, टर्मिनोलॉजीज बता रहे हो, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ओनली, क्योंकि जब ये टर्म्स आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा रहेगा, वहां कहीं नहीं आपको समझाया जाएगा। एंड आई फील वेरी बैड कि एनसीईआरटी में उतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है। काफी यूजुअली क्या होता है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती है, बट मेनी अ टाइम्स इट फेल्स एंड कॉम्प्लिकेटेड बनाती जाती है वो कंटिन्यूअस उस चीज को। तो उसको सिंप्लीफाई करना, उसको तरीके से एक एक वर्ड को समझाना इज द टास्क ऑफ टीचर्स, एंड आई होप आपको मैं समझा पाई, है ना। तो एक बार हम एनसीईआरटी के साथ उसको कोप अप करते हैं, देखते हैं कि क्या लाइन जो हमने पढ़ी वो एक्चुअल में एनसीईआरटी भी उससे अग्री करती है या नहीं। ओके, चल। These and several related, okay, तो एक सेकंड रुकिए, यहाँ से है ये। Okay. Have you ever wondered why an elephant always give birth to the baby elephant, not some other animal? ये चीज बोल रहा है कि क्यों हमेशा हाथी का बच्चा हाथी, why? Why always ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन, मैंगो सीड हमेशा मैंगो प्लांट को ही डेवलप करेगा। Given that they do, are the offsprings identical to their parents? अब क्या offsprings identical होते हैं अपने पेरेंट्स के? अगर हम केसेस पढ़ते हैं, अगर मैं प्लांट्स के केसेस पे जाऊं तो काफी हद तक यस, बट अगर मैं, और हमने ये चीज पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्यों होता है ऐसा, ठीक है। बट अगर मैं ह्यूमन या कुछ एनिमल्स के उस पे जाती हूँ तो देयर आई सी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, है ना, बहुत माइनर वेरिएशंस हैं। Do they all show differences in some characteristics? Yes, of course, जिनको हम variation बोलते हैं। Have you ever wondered why siblings sometimes look similar to each other or sometimes even so different? कई बार तो एकदम अलग अलग और कई बार similar, और ये चीज एक्चुअल में दिखती है ना। कई बार आपको सिमिलर दिखते हैं सिबलिंग्स भी, और आपको कई बार डिफरेंट दिखते हैं। These and several related questions are dealt with the scientifically in the branch of biology known as genetics. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लाई करता है, और इस इन्हीं सारे क्वेश्चंस की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस as well as the variation of characters from parents to the offspring. कैरेक्टर्स का आगे पास ऑन होना
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये। दूसरा आ जाता है इनहेरिटेंस डील विद द सब्जेक्ट कि भाई एक कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस by which characters are passed from one parent to the progeny। progeny मतलब दूसरी जनरेशन, उनके चिल्ड्रन। एंड इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन इज द डिग्री by which the progeny differ from each other। अब वेरिएशन क्या चीज है, वेरिएशन वेरिएशन है डिफरेंसेस। वेरिएशन क्या है बेटा, डिफरेंसेस, कि हम एकदम एग्जैक्ट एक जैसे नहीं दिखते। अगर मैं बोल रही हूँ इफ इनहेरिटेंस इज कि हमारे में कैरेक्टर्स ट्रैवल हो रहे हैं, तो मैं उसके साथ ये भी बोल रही हूँ कि वेरिएशन में डिफरेंसेस भी हैं, तो प्लीज उस चीज को भी सुनना। चलो, ह्यूमन न्यू फ्रॉम अर्ली 80s to hundreds BCs that before Christ that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for the organisms that possess desirable characters. For example, through the artificial selection and domestication from the ancestral wild cow, we have known that Indian breeds, example, Sahiwal cows in Punjab. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance, character, and variation, they had very little idea about the scientific basis. Now, see, हुआ क्या, बहुत टाइम पहले की बात बोल रहे हैं ये, कि बहुत बिफोर क्राइस्ट बीसीज वाले टाइम पे बोल रहे हैं कि उस टाइम पे भी लोग जो होते थे वो उन्होंने क्रॉस करवाया था, है ना, उन्होंने क्रॉस करवाया था, एक काऊ का क्रॉस करवाया था, पर इतने लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि ये हो क्या रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्या करवा रहे हैं, और करवाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। मतलब उनको जेनेटिक्स के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने तो हिट एंड ट्रायल मेथड था, उन्होंने तुक्का मार दिया कि यार एक बार ये काऊ का एक नई काऊ को प्रोड्यूस करते हैं और हाइब्रिड वेराइटी बना दी, काफी अच्छी हाइब्रिड वेराइटी बना दी। बट उनको ये चीज नहीं पता थी, ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पता थी कि ये चीजें क्या है, ये कैसे लाई कर रही है, किस तरीके से बन रही है ना। It was during the mid 19th century that the headway was made understanding of inheritance by Gregor John Mendel। Gregor Mendel जो है, इन्होंने सबसे पहले ये चीज की डिस्कवरी की। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज को देखा था। कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, मटर में, फॉर 7 years। 7 साल तक ये मटर के दाने को देखते रहे और उसमें सोचते रहे कि यार ये कैसे बना होगा, कैसे एक मटर का दाना दूसरे मटर के दाने जैसा ही दिखता है, कैसे अगर कई बार कई जो प्लांट्स है वो अलग अलग भी कैसे दिखते हैं, बड़ा क्यूरियस थे मेंडल अंकल। So he was Gregor John Mendel, also known as father of genetics, and proposed the laws of inheritance। और इन्होंने ही सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को सबसे पहले एग्जिस्टेंस में लाया in living organism। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time that the statistical analysis and mathematical logics were applied to the problems in biology। और इसीलिए बेचारे इनको इतने ताने सुनने पड़े, है ना। He was the first one to introduce genetics। फादर ऑफ जेनेटिक्स, सी ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक्स। और जो पहली बार कोई नई नई चीज करता है ना, तो उसको सुनना भी बड़ा पड़ता है, यार ये क्या फालतू काम कर रहा है क्यों बिना फालतू इतना दिमाग लगा रहे हो भाई, क्या दिक्कत हो गई। और इनको तो ये बातें भी सुननी पड़ी कि यार अब इनके काम जो होंगे ना थोड़े से मैथमेटिकल, क्योंकि देखो अगर प्रूफ की बात है तो प्रूफ बायो में हमेशा मैथमेटिक्स ही देता आ रहा है ना, तो मैथमेटिक्स प्रूफ देगा, फिजिक्स प्रूफ देगा,
तो ये जितनी भी प्रूफ है, बायोलॉजी कभी भी ना एकदम प्रूफ वाला काम बहुत रेयर करती है ना। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं करती, बट बहुत रेयर करती है। तो उसको देने के लिए इन्होंने मैथमेटिकल एप्लीकेशन से प्रूफ दिए कि देखो ये मैथमेटिक्स से प्रूफ हो रहा है, तो अच्छी बात है। पर लोग उसके अगेंस्ट कि भाई बायो है, बायो को बायो के तरीके से पढ़ो, यू आर नो वन कि आप बायो में मैथ्स घुसाओ, है ना। तो प्लीज, हम बायो ले रहे हैं, वी लव बायो बिकॉज, तो हमको बायो ही पढ़ने दो, प्लीज उसके अंदर मैथ्स को मत लेके आओ। तो पीपल वर वेरी मच अगेंस्ट टू द मेंडल वर्क, और बहुत ज्यादा बेचारे को मना कर दिया जाता था कि यार ये बेकार काम है, प्लीज इस तरीके से मत करो, व्हाई यू आर हाइब्रिडाइजिंग प्लांट। बट स्टिल ही वाज वेरी क्यूरियस, और साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस ही होते हैं। तो इन्होंने ये ही वाज लाइक कि नहीं, मुझे देखना ही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले, और इन्हीं के साथ आगे जो जो लेटर एक्सपेरिमेंट्स आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग काफी सारे और साइंटिस्ट के नाम पढ़ोगे, टीएच मॉर्गन वगैरह, थॉमस हंट मॉर्गन वगैरह, इन सब के बारे में थोड़ा आएगा, आगे चल के आएगा। अभी बेसिक्स एंड पे ही चलते हैं। His experiment has the large sampling size which have greater credibility to the data that he collected. इन्होंने क्या है, लार्ज एरिया, बहुत वास्ट एरिया को कवर करके, और अपना जितना भी एनालिसिस था वो सारा एनालिसिस इन्होंने दिया था कि किस तरीके से कैसा एक्सपेरिमेंट्स, व्हाई ही सेलेक्टेड गार्डन पी, गार्डन पी में क्या क्या चेंजेस हैं, सब सारी चीजें, लार्ज सैम्पलिंग साइज, सब चीजें इन्होंने मेंशन की थी। ठीक है, सो अब ये क्या करेंगे ना, अब इन्होंने गार्डन पी ही क्यों स्पेसिफिकली सेलेक्ट की, इस चीज को थोड़ा सा देखना, व्हाई ही स्पेसिफिकली सेलेक्टेड गार्डन पी। रीजंस व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी। मटर का दाना ही क्यों सेलेक्ट किया भाई, अंकल का फेवरेट था क्या? ऐसी बात नहीं थी। सी, मटर का दाना सेलेक्ट करने का रीजन है, पहली बात तो जान लो, पी का नाम ना, पी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइसम सताइवम, पाइसम सतीवम। तो इसको अगर नाम आ जाए, ओ माय गॉड मैम आपने तो पी बताया था, रोने मत लग जाना, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला पॉइंट, क्यों भाई मेंडल अंकल ने सिर्फ पी ही लिया, व्हाई ही सेलेक्टेड पी, फर्स्ट वाज इट वाज इजी टू ग्रो, लाइफ स्पैन बहुत कम, शॉर्टर लाइफ स्पैन, बहुत जल्दी उग जाता था। देखो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए लाइफ स्पैन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। क्यों ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि यार हमको ये नहीं चाहिए कि है ना, मैं एक प्लांट उगा रही हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रही हूँ, जब तक मैं खुद ही बूढ़ी हो गई और फिर वो प्लांट अभी तक उगा नहीं, मैं इतना नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे चाहिए जल्दी जल्दी वो प्लांट ग्रो हो, मैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स देखूं कि अच्छा ये चीज ठीक थी, ये चीज अगली बार करेंगे, ये चीज ऐसे करेंगे, तो मेरे को रिजल्ट उसी के बेसिस पे देना है। तो व्हाट आई रिक्वायर इज शॉर्टर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कम होना चाहिए उस प्लांट का, इजी टू ग्रो, बहुत आसानी से ग्रो हो जाए भाई, कोई ज्यादा 3-5 ना करना पड़े, कोई ज्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स जितनी नेसेसरी है उतने की जरूरत पड़े, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना करनी पड़े, वो पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इजीली अवेलेबल एंड लार्ज सैम्पलिंग साइज। लार्ज सैम्पलिंग साइज भाई, एक बार में मुझे हजारों मटर के दाने मिल रहे हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट कराया, उसमें मुझे हजारों मटर के दाने मिल रहे हैं, तो जब मेरे पास बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज होगा, मैं उसमें ये आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि यार ये चीज ठीक है, ये गड़बड़ है, ये चीज को हम करेक्ट करा जा सकता है, इस चीज को, मतलब एक मैं रॉ पता कर सकती हूँ कि यार ये परसेंटेज की चीजें सही है, इस परसेंटेज की चीजें मेरे पास गड़बड़ आई, तो इसको हम नेक्स्ट टाइप में किस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इट वॉज इजीली अवेलेबल एंड हैज अ लार्जर एंड ब्रॉडर सैम्पलिंग साइज। ओके, नेक्स्ट, अगला, इट कैन बी सेल्फ
pollinated, or it can be artificially hybridized. सुनना, इसको पहली बात कि इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है बेटा जी, और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो सकता है कि अगर वो प्लांट स्टेमन भी उसी का है और स्टिग्मा भी उसी का है, सेल्फ पॉलिनेट हो जाए। ठीक है, और अगर मैं बोल देती हूँ आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज्ड, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के हमने दो मेथड्स पढ़े थे। पहला इसके अंदर आ जाता है बैगिंग एंड टैगिंग। बैगिंग एंड टैगिंग, और दूसरी चीज आ जाती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, है ना, तो एंथर स्टेमेंस को रिमूव करना, सॉरी रिमूवल ऑफ स्टेमन। और बैगिंग एंड टैगिंग आ जाता है कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए ये चीज बोली कि यार मैं तो गार्डन पी को ही सेलेक्ट करूंगा, और गार्डन पी पे ही मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि बेचारे का लाइफ स्पैन छोटा है ना, इट इज वेरी इजी टू ग्रो, करके पीछे ही उग जाएगा, ज्यादा मुझे आवक जावक करनी नहीं पड़ेगी, इजीली अवेलेबल है। मटर के दाने बहुत लार्जर स्केल पे ग्रो होगा, तो लार्ज सैम्पलिंग साइज होगी मेरे पास, वेराइटी देखने को मिलेगी मुझे। इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकता है भाइयों, और क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता है। महान इतनी सारी चीजें अगर मुझे मिल रही है, तो क्यों नहीं फिर मटर का दाना ही लेना। सो मेंडल अंकल ने क्या किया, इन सारे ही कैरेक्टर्स को लिया कि भाई जब इतने सारे कैरेक्टर्स आ ही रहे हैं तो हम इनको क्यों ना लें, और इसीलिए इन्होंने पी ही लिया, और पी प्लांट पे ही पूरी थ्योरी और थीसिस दी। ठीक है, चलिए। So the confirmation of his inferences from the experiments of successive generation on the test plant proved that the result pointed several rules of inheritance. इन्होंने क्या निकाले बेटा, बहुत सारे rules and regulations of inheritance इन्होंने दिए। The general rules of inheritance rather being unsubstantiated ideas, Mendel investigated characters in the garden bee that were manifested as the two opposing traits, that is tall or dwarf plants, yellow and green seeds. This allowed him to set up the basic frameworks rule of governing the inheritance. अब देखिए, इन्होंने ना 7 कैरेक्टर्स की पढ़ाई की थी, है ना, 7 कैरेक्टर्स को अंडर में पढ़ा था। क्या क्या है, पहला आ गया सीड शेप। सीड शेप में आप यहाँ पे टेबल बना लेना बच्चों प्रॉपर तरीके से। डोमिनेंट वाली जो है, ये सारे डोमिनेंट ट्रेट्स थे, ठीक है, जो एक्सप्रेस हो रहे थे। ये सारे रेसेसिव ट्रेट्स थे। रेसेसिव बेटा कब एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव कब एक्सप्रेस होगा, जब दोनों ही पार्टी, दोनों ही एलील्स रेसेसिव रहेंगी, सिर्फ तब ये रेसेसिव शो होगा, है ना। अगर मैं ऐसे बना देती हूं कैपिटल टी, यानी मेरे पास कैसा है, डोमिनेंट एलील। और अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी भी बनाती हूं, तब भी मेरे पास केस डोमिनेशन का ही रहता है, तब भी मेरे पास क्या चीज रहती है बेटा, डोमिनेंट। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना कि रेसेसिव सिर्फ तब आएगा जब दोनों ही एलील्स रेसेसिव होंगे। तो रेसेसिव मुझे कब शो होगा, यानी अगर मैं रिंकल्ड सीड की बात करती हूँ, तो सीड टाइप मुझे रिंकल कब शो होगा, जब दोनों ही पेरेंट रिंकल रिंकल होंगे, है ना, दोनों ही पेरेंट टाइप का सीड टाइप क्या होगा, रिंकल होगा। सीड कलर को उसने लिया था कि भाई एक तो ग्रीन होगा एक येलो होगा, फिर उसके बाद उसने फ्लावर कलर को लिया था, एक पर्पल होगा और एक व्हाइट कलर होगा, व्हाइट अगेन रेसेसिव एंड पर्पल बीइंग डोमिनेंट। फ्लावर पोजीशन ली थी एक्सेल मतलब टॉप पे, है ना, और टर्मिनल सॉरी, एक्सेल मतलब ब्रांच के टॉप पे, और टर्मिनल मतलब पूरी एक्सेस के टॉप पे। ठीक है, तो ये दो पोजीशंस ली थी। फिर उसके बाद प्लांट हाइट, टॉलनेस एंड डॉफनेस, शॉर्ट। पॉड शेप, पॉड क्या होता है बेटा, ऊपर का कवरिंग, मतलब जैसे जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम पॉड बोलते हैं। तो वो इन्फ्लेटेड या फिर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन या फिर वो येलो, तो बेसिकली सीड के ऊपर की कवरिंग को पॉड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, 7 कैरेक्टर्स टोटल उन्होंने लिए, और इन कैरेक्टर्स को ही अब वो पढ़ेंगे। क्लियर, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए
उन कैरेक्टर्स को किस तरीके से जस्टिफाई किया, किस तरीके से समझाया और जेनेटिक्स के रूल्स कैसे बने। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।